क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अरोमा मिशन कहां शुरू किया गया है? सुर्खियों में रहा भाईखला चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? 24 सितंबर को किस महान महिला क्रांतिकारी का जन्म दिवस मनाया जाता है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारी यह GK 2020 की टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर हमारी यह फाइल भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 24 सितंबर को निम्न में से किस महान क्रांतिकारी महिला का जन्मदिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 सितंबर को मैडम भीकाजी कामा का जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर सन 1861 में एक पारसी परिवार में हुआ था और मैडम भीकाजी कामा जी का निधन 13 अगस्त 1936 को हुआ। उनके जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं तो भीकाजी कामा ने विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी। क्या? विदेश में रहकर भी मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी। और भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। 22 अगस्त 1907 के दिन स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम कामा ने तिरंगा झंडा फहराया और घोषणा की यह भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है। इमेज में आप देख सकते हैं मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर सबसे पहले हमारा तिरंगा फहराया था। और उस वक्त हमारा तिरंगा कैसा था तो इमेज में आप देख सकते हैं, ऊपर हरे रंग का पट्टा है, बीच में दोस्तों वायोलेट है, वंदे मातरम लिखा है और दोस्तों एक तरफ है सूर्य, दूसरी तरफ है चंद्र और नीचे यह लाल रंग है। तो इसी तरह का सबसे पहला विदेशी धरती पर हमारे देश का तिरंगा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। और दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं तो दूसरा क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर, और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुरु नानक देव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां हमें पूछा गया है गुरु नानक देव जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, बोले तो गलत है। हाल ही में गुरु नानक देव जी की पुण्य तिथि मनाई गई और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है और इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक है, बिल्कुल सही बात है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 12 से 15 करोड़ नानक पंथी है, यह भी बिल्कुल सही है। गुरु नानक देव जी ने एकता का संदेश दिया था, बिल्कुल सही। और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे बना हुआ है, यहाँ कुछ गलत है। हमारा यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी है, वो कथन सही नहीं है। और यहाँ गुरु नानक देव जी की बात करें तो करतारपुर कॉरिडोर 2019 में खुलने के बाद पहली बार 23 सितंबर 2020 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के ज्योति ज्योत यानी कि पुण्य तिथि की प्रार्थना को पाकिस्तान में उनके अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब में आयोजित किया गया। और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की बात करें तो इमेज में पहले आप देख लीजिए, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर बना है। क्या? यह करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कहां पर बना है? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे पर बना है। और ऑप्शन में हमें यहां क्या दिया गया है कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी है, वो सही नहीं है। और पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की सीमा से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है।
और गुरु नानक देव जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो 10 सिख गुरुओं में सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे और जन्म वर्ष 1469 में ननकाना साहिब यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और उन्होंने भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। क्या? भक्ति के निर्गुण रूप की शिक्षा दी। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ की 5 निर्धारित भौतिक वस्तुओं कौन कौन सी है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, यह खालसा पंथ की 5 निर्धारित भौतिक वस्तुएं है। कैसा दोस्तों लग रहा है? मजा आ रहा है? ओके दोस्तों, आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रहा भाईखला चिड़ियाघर किस शहर में स्थित है? सुर्खियों में रहा यह भाईखला चिड़ियाघर मुंबई शहर में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। और यहां पर पढ़ सकते हैं, मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में आया नन्हा पेंगुइन मेहमान। क्या? आया नन्हा पेंगुइन मेहमान कहां आया है? मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में। हाल ही में मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन्स को शामिल करने की घोषणा की गई है। हम्बोल्ट पेंगुइन एक मध्यम आकार की प्रजाति है जिसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 2 फीट तक होती है। इमेज आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइटल है कि मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर में आया नन्हा पेंगुइन मेहमान। और हम्बोल्ट पेंगुइन चिली और पेरू के प्रशांत तटों के लिए स्थानिक है। तो यह भी याद रख लो कि हम्बोल्ट पेंगुइन कहां पाए जाते हैं? चिली और पेरू के प्रशांत तटों पर। और उनका यह नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनका आवास हम्बोल्ट करंट के पास स्थित है, जो ठंडे पानी वाला एक बड़ा महासागर है। चौथा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड राइनो डे यानी कि विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 सितंबर। इमेज में पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। और विश्व गैंडा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गैंडों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाना। और गैंडा स्तनपायी और पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। क्या दोस्तों? यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। और 2021 के यह वर्ल्ड राइनो डे की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2021 के वर्ल्ड राइनो डे की थीम कीप द 5 अलाइव। क्या? कीप द 5 अलाइव 2021 के यह विश्व गैंडा दिवस की थीम है। और विश्व में गैंडे की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5 प्रजातियां पाई जाती है। 2 अफ्रीका में तथा 3 दक्षिण एशिया के देशों में यह प्रजातियां पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भारत देश में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले गैंडे 3000 से अधिक है। 3 राज्यों में, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में। और विश्व गैंडा दिवस की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 2010 में विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? WWF के द्वारा। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और भारत में सबसे अधिक गैंडे किस पार्क में पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे अधिक गैंडे पाए जाते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों असम राज्य में स्थित है। और भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति की शुरुआत की थी। एक सींग वाले गैंडे 20वीं सदी के शुरू में लगभग विलुप्त होने की कगार पर थे और इनकी संख्या घटकर सिर्फ 200 तक आ गई थी। कितनी? 200 तक आ गई थी। और इसीलिए दोस्तों इसको हमारे भारत देश की सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अब आपने याद रख लिया वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। 5वां क्वेश्चन,
पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में किया है श्री अनुराग ठाकुर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुराग ठाकुर। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट एडिशन द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। और कब तक आयोजित होगा? 24 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा, यानी कि 5 दिन चलेगा। ओ बाप रे, आज है 24 सितंबर, यानी कि यह फेस्टिवल आज ही स्टार्ट होने जा रहा है। देखो, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर 2021 को, यानी कि आज ही पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो यह उद्घाटन हो चुका है। और 5 दिन की अवधि वाला यह फिल्म महोत्सव लेह लद्दाख में 24 से 28 सितंबर 2021 तक आयोजित हो रहा है। कहां पर? लेह लद्दाख में आयोजित होने जा रहा है। और दोस्तों, आपने यह मूवी देखी है शेरशाह? बहुत ही खूबसूरत मूवी है। क्या? शेरशाह बहुत ही खूबसूरत मूवी है, मैंने देख ली है, आप भी देख लीजिएगा। फिल्म महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शेरशाह फिल्म निर्माता और इसके कलाकार उपस्थित रहेंगे, जिनमें फिल्म निर्देशक श्री विष्णुवर्धन और फिल्म के प्रमुख कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा शामिल है। और शेरशाह फिल्म को दिखाने के साथ इस महोत्सव की शुरुआत होगी। छठा क्वेश्चन, कुतुब मीनार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में कुतुब मीनार क्यों आया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन की चर्चा करें कि कुतुब मीनार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो चलिए चारों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। यह एक 7 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार है। यहां कुछ गलत है, बाद में बताता हूं। यह एक टावर के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही। कुतुब मीनार के निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 75 वर्ष लगे, बिल्कुल सही। और वर्ष 1993 में, यानी कि 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था कुतुब मीनार को, बिल्कुल सही है। तो याद रखो, कुतुब मीनार 7 मंजिला नहीं बल्कि 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार है। कितनी? 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार। तो विश्व धरोहर स्थल में शामिल कुतुब मीनार की खड़ी सीढ़ियां अब विकलांगों और बुजुर्गों के लिए चुनौती नहीं बनेगी, क्योंकि विकलांगों यानी कि दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हाल ही में उनकी जगह लकड़ी के ढलवा मार्ग बनाए गए हैं, यानी कि रैंप बनाए गए हैं लकड़ी के। और यह एक 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थरों की मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। यह कुतुब मीनार की हाइट है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने दिल्ली के राजपूत शासकों पर अपनी अंतिम जीत के उपलक्ष्य में किया था। और कुतुब मीनार का अर्थ क्या होता है? कुतुब का मीनिंग होता है जीत। क्या? जीत मीनिंग होता है कुतुब का। तो यहां पर पढ़ो कि मुस्लिम विजेताओं ने दिल्ली के राजपूत शासकों पर अपनी अंतिम जीत के उपलक्ष्य में यह कुतुब मीनार बनवाया था। जीत का मीनिंग होता है कुतुब। यह एक टावर के रूप में भी कार्य करता है, जहां से मुअज्जिन नमाजियों को अजान देकर पास के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया जाता है। और कुतुब मीनार के निर्माण की प्रक्रिया में लगभग 75 वर्ष लगे। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में शुरू किया गया था और इसे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। तो यह भी याद रख लो कि कुतुब मीनार का दोस्तों निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। और वर्ष 1368 में उस समय के शासकों मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी मरम्मत की गई थी। किसके द्वारा? 1368 में उस समय के शासकों मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी मरम्मत की गई थी। और मीनार यानी कि टावर की सतह पर मुख्य रूप से कुरान के छंदों से महीन अरबी सजावट की गई है। और कुतुब मीनार और उसके स्मारकों को वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह फैक्ट भी याद रख लो कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कुतुब मीनार को शामिल कब किया गया है? वर्ष 1993 में। 7वां क्वेश्चन,
साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसको चुना गया है? साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है रस्किन बॉन्ड को, विनोद कुमार शुक्ला को, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। यानी कि इसके अलावा और भी साहित्यकार है जिसको साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। 8 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। कितने? 8 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। 8 की बात करें तो रस्किन बॉन्ड जो एक प्रख्यात अंग्रेजी लेखक है, हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को भी यह साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय वो बंगला के एक जाने माने लेखक है। तो मलयालम भाषा के लेखक एम लीलावती को भी यह साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। और भी 4 साहित्यकारों की बात करें तो डॉक्टर भालचंद्र नेमाड़े मराठी में एक जाने माने साहित्यकार यानी कि लेखक, पंजाबी लेखक डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल को भी चुना गया है। स्वामी राम भद्राचार्य जो संस्कृत के एक लेखक है और इंदिरा पार्थसारथी तमिल भाषा की एक लेखिका है। तो इन सभी को यह साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है। और यहां हमने साहित्य अकादमी की बात की। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 12 मार्च 1954 को। और अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हमारे संविधान में दोस्तों 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को भी यह पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह कुल भाषाओं की संख्या हो गई है 24। तो देखो, भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। 8वां क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने कितने रन पूरे कर लिए हैं? दोस्तों, हाल ही में हमारे भारत देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने 20,000 रन पूर्ण किए हैं। क्या? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूर्ण किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20,000। और यहां पर पढ़ सकते हैं 20,000 रन अपने करियर में पूरे कर लिए हैं मिताली राज ने। कांग्रेचुलेशन। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहले वनडे के दौरान अपने शानदार करियर में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूर्ण कर लिए हैं। और 3 दिसंबर 1982 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी मिताली राज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत वर्ष 1999 में यानी कि 1999 में मात्र 16 वर्ष की आयु में की थी, जिसमें उन्होंने कुल 114 रन की एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली थी। तो याद रखो, हमारे भारत देश की मिताली राज कहां की रहने वाली है? राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है। जन्म 3 दिसंबर 1982 को। और मिताली राज के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 218 एक दिवसीय मैच खेले हैं, कुल 7 शतक तथा 59 अर्धशतक लगाए हैं। और मिताली राज टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तानी भी करती है। ओके, 9वां क्वेश्चन, किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र नोबेल क्रेटर को अपने आगामी मिशन के लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है? हाल ही में दोस्तों नासा ने यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एक क्षेत्र नोबेल क्रेटर को अपने आगामी मिशन के लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नासा के वोलेटाइलस इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी कि वाइपर को वर्ष 2023 में स्पेस एक्स के फाल्कन हेवी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने वाला पहला रोवर होगा। इस क्षेत्र का अब तक केवल नासा के लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, क्या नासा के लूनर रिकोनेसेंस ऑर्बिटर, इसरो के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जैसे रिमोट सेंसिंग उपकरणों का उपयोग करके अध्ययन किया गया है। 10वां क्वेश्चन, अरोमा मिशन की शुरुआत कहां से हुई है?
अरोमा मिशन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए जम्मू और कश्मीर हेतु एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव रखा है। और यह अरोमा मिशन की बात करें तो अरोमा मिशन, जिसे लोकप्रिय रूप से लेवेंडर या बैंगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, यह बैंगनी क्रांति की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। और अरोमा मिशन के अंतर्गत उन किसानों का जीवन स्तर बदल जाएगा जो लेवेंडर उगाने, आकर्षक लाभ कमाने तथा अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम है। और अरोमा मिशन का उद्देश्य क्या है? यह मिशन ऐसे आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा जिसकी अरोमा यानी कि सुगंध उद्योग में काफी अधिक मांग है। इमेज में आप देख सकते हैं इसी तरह का है दोस्तों यह लवेंडर, तो इसकी यह अरोमा उद्योग यानी कि सुगंध उद्योग में काफी अधिक मांग है। 11वां क्वेश्चन, अमोनियम नाइट्रेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में आया है अमोनियम नाइट्रेट, उनके संदर्भ में साइंस से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यधिक घुलनशील है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने 10वीं कक्षा तक यह साइंस पढ़ा है तो अमोनियम नाइट्रेट के बारे में भी पता होगा। और यह कृषि उर्वरकों में प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य रासायनिक घटक भी है। तो यहाँ दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2 दोनों। लेकिन यह अमोनियम नाइट्रेट करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट की चोरी पर अंकुश लगाने, अग्निशमन प्रावधानों को लागू करने और रसायनों को संभालने तथा संग्रहित करने के तरीकों में सुधार हेतु नियमों में संशोधन किया है। क्या? अमोनियम नाइट्रेट संबंधी नियमों में सरकार ने संशोधन किया है। और नए नियमों के तहत यह आवश्यक है कि बंदरगाहों पर प्राप्त अमोनियम नाइट्रेट को बंदरगाह क्षेत्र से तकरीबन 500 मीटर दूर स्थित भंडारण घरों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह भी नया नियम लागू किया गया है। क्या? अमोनियम नाइट्रेट को बंदरगाह क्षेत्र से तकरीबन 500 मीटर दूर स्थित भंडारण घरों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा क्यों? तो आपको पता है कि यह संशोधन वर्ष 2020 में बेरूत विस्फोट की पृष्ठभूमि में लागू किया गया था। आपको पता है कि बेरूत विस्फोट हुआ था किसकी वजह से? अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। इसीलिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है कि बंदरगाह क्षेत्र से 500 मीटर दूर स्थित भंडारण घरों में यह अमोनियम नाइट्रेट को संग्रहित किया जाएगा। और अमोनियम नाइट्रेट के विषय के बारे में मैं आपको बताऊं तो अमोनियम नाइट्रेट एक रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यधिक घुलनशील है और यह कृषि उर्वरकों में प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य रासायनिक घटक भी है। 12वां क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शेख हसीना। इमेज आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा प्रदान किया गया। और शेख हसीना को गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सम्मानित किया गया है। और SDSN का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और SDSN की स्थापना कब हुई? रणनीतिकार प्रोफेसर जेफरी डी सेक्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञताओं को जुटाना है ताकि सतत विकास के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा दिया जा सके और विकास प्रदर्शन के लिए देश विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मकता का आकलन किया जा सके। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय समुद्र तट को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि हाल ही में भारत के 2 और समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है और यह है कोवलम, ईडन
और दोस्तों कप्पड़ को भी यह प्रमाणन मिल चुका है। तो यहां हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। और यह क्वेश्चन पर आप 3 स्टार लगा दो, क्योंकि यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाला है। चलिए बात करते हैं इस घटना के। संसाधनों के समग्र प्रबंधन के जरिए प्राचीन तटीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने और उसका संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता की एक अन्य स्वीकृति के तहत इस साल 2 नए समुद्री तटों तमिलनाडु में कोवलम और पुदुचेरी में ईडेन को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको लेबल यानी कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। हमें यह दोनों तटों के नाम याद रख लेने हैं कि यह कोवलम तट है तमिलनाडु में और ईडेन तट है पुदुचेरी में, जिसको हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हो गया है। और फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल यानी कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन प्रदान करता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। और 8 नामांकित समुद्र तटों की बात करें तो दोस्तों गुजरात के शिवराजपुर को भी यह प्रमाणन मिल चुका है। इसके अलावा दीव के घोघला द्वीप को, कोसरकोड और पदुबिद्री जो कर्नाटक के द्वीप है, तो केरल के कप्पड़ को भी यह प्रमाणन मिल चुका है। और भी तट के नाम मैं आपको बताऊं तो आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा में गोल्डन, राधानगर अंडमान एवं निकोबार के लिए दोबारा प्रमाणन भी दिया गया है। और इन समुद्र तटों को पिछले साल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या पिछले साल भी यह सभी तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान यानी कि नीमास के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीमास के अध्यक्ष हमारे देश के रक्षा मंत्री होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है सेंटा अंकित, बिल्कुल सही आंसर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी जिक्र किया। तो वीरूभा गोहिल आपका आंसर बिल्कुल सही है। हितेश सोलंकी, जयश्री महेश्वरी आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिल्कुल सही आंसर। तो निशांत शाह, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल सही। चावड़ा पूजा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वेरी नाइस। वाघेला वीरेंद्र सिंह और नितिन चावड़ा, इन दोनों दोस्तों का भी आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है SK राठवा ऑफिशियल, गवानिया धरती, कुरिया माधवी और भावना तड़वी। अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले वीडियो देखकर दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है हमारी चैनल का वीडियो देखने के साथ ही। तो बहुत बढ़िया, अच्छी आदत के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? क्या दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? कल विथ मिनी इमेज आपको बताया था। ओके, सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।